हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में मेंडल नियम के अपवाद। तो मेंडल नियम के अपवाद में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बहुविकल्पिता क्या होती है और बहुप्रभाविता क्या होती है, यानी दो इंपोर्टेंट एक्सेप्शन यहां पे हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने मेंडल नियम के दो अपवाद देखे हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता वाली वीडियो देख लिए होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बहुविकल्पिता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है और प्लियोट्रॉपी क्या होती है। दोनों इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, आपको आसानी से समझना है। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पिता की। तो बहुविकल्पिता को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है क्या, मल्टीपल एलिलिज्म को आपको अपनी भाषा में थोड़ा सा समझना है। देखिए, मेंडल ने क्या कहा था कि एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो कारक या एलील पाए जाते हैं। कितने? एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो कारक या एलील पाए जाते हैं, यानी दो कारक या दो एलील जो हैं किसी एक लक्षण का निर्धारण करते थे। यह बात हमने देखी है। अब यहां पे क्या होगा, दो से अधिक एलील अगर आपस में मिल करके किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं तो ऐसे एलील को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील, और इस प्रकार की घटना को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म यानी कि बहुविकल्पिता। तो आपको यह समझना होगा कि मेंडल ने क्या बताया कि अगर कोई एक लक्षण है, मेंडल ने क्या बताया कि अगर कोई एक लक्षण है तो इस एक लक्षण का निर्धारण करने के लिए, इस एक लक्षण का जो निर्धारण है वो दो एलील के द्वारा होता था। कितने एलील के द्वारा? किसी एक लक्षण का जो निर्धारण है वो दो एलील करते थे, या आप कह सकते हैं दो एलील या दो कारक। ठीक है, तो किसी एक लक्षण का जो निर्धारण है वो दो एलील या दो कारक जो है करते थे। ठीक, ये बात आपको पता है कि एक लक्षण का निर्धारण करने के लिए दो एलील या दो कारक हम लेते थे। ये बात बताई थी मेंडल ने। अब यहां पे हम क्या देखेंगे कि दो से अधिक एलील, तो जब भी आपको याद रखना है कि दो से अधिक एलील, दो से अधिक एलील मतलब तीन एलील हो सकते हैं, चार एलील हो सकते हैं। तो जब दो से अधिक एलील आपस में मिल करके किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं तो इस घटना को हम बोलते हैं बहुविकल्पिता। ठीक है, बहुविकल्पिता का मतलब क्या है कि जब दो से अधिक एलील मिल करके किसी एक ही लक्षण का निर्धारण करते हैं तो ऐसे एलील को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील, और इस घटना को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म यानी कि बहुविकल्पिता। सिंपल सी परिभाषा है, आपको समझ में आ गई होगी। बहुविकल्पिता का मतलब क्या है कि किसी एक लक्षण का निर्धारण करने के लिए दो कारक या एलील पाए जाते थे। ये हमने देखा था, मेंडल ने हमको यह चीज बताई थी। अब हम यहां पे देखेंगे कि दो से अधिक एलील, अगर दो से अधिक एलील आपस में मिल करके किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं तो ऐसे एलील को मल्टीपल एलील बोलेंगे, और इस घटना को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म यानी कि बहुविकल्पिता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि दो से अधिक एलील अगर आपस में मिल करके एक लक्षण का निर्धारण करते हैं तो यह घटना क्या है? बहुविकल्पिता या मल्टीपल एलिलिज्म है। यह बात आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, यहां पे आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बहुविकल्पिता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? बहुविकल्पिता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रक्त समूह की वंशागति। मानव में जो रक्त समूह की वंशागति है, यह सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसका? बहुविकल्पिता का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहां पे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है रक्त समूह की वंशागति। यह बहुविकल्पिता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, रक्त समूह की वंशागति। तो अगर हम रक्त समूह की वंशागति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम रक्त समूह की वंशागति की बात करते हैं तो देखिए, मानव में अगर हम बात करते हैं किसकी? रक्त समूह की। किसकी? अगर हम बात करते हैं मानव में रक्त समूह की, तो अगर हम मानव में रक्त समूह की बात करते हैं तो मानव में आपको याद रखना है कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? मानव में चार प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। एक तो होता है ब्लड ग्रुप ए, दूसरा होता है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा होता है ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा होता है ब्लड ग्रुप ओ। ये चार प्रकार के रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप मानव के अंदर पाए जाते हैं। अब इन चारों ब्लड ग्रुप में अगर इन चारों ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर, अगर ब्लड ग्रुप में उपस्थित रहेगा तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा?
ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर RH फैक्टर ब्लड में क्या है, अनुपस्थित है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो मानव में जो रक्त समूह होते हैं, इन रक्त समूह का निर्धारण जो होता है ना, वो 3 एलील के द्वारा होता है। किस एलील, कितने एलील के द्वारा, 3 एलील के कारण। तो ये चीज आपको समझनी है। तो रक्त समूह की जो वंशागति है, ये बहुविकल्पिता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो मानव में हमने देखा 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब इनमें से किसी भी एक ब्लड ग्रुप के लिए, किसी भी ब्लड ग्रुप एक के लिए, कोई भी ब्लड ग्रुप मान लीजिए आएगा, ये एक लक्षण आ गया। मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो ये एक लक्षण हो गया, ब्लड ग्रुप बी भी है तो भी एक लक्षण है। तो अगर किसी एक लक्षण के लिए, मतलब किसी भी एक ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील आपस में काम करेंगे, यहां पे आपको यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 3 प्रकार के एलील आपस में मिल करके ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, एक एलील होता है IA। क्या होता है, IA। दूसरा एलील होता है IB। दूसरा एलील कौन सा होता है, IB। और तीसरा एलील जो होता है वो होता है IO। क्या होता है तीसरा एलील, IO। कहीं कहीं पे आपको IO ना लिख करके क्या लिखा रहता है, कहीं कहीं पे आपको स्मॉल I लिखा जो है मिल जाता है। तो आप या स्मॉल I लिख सकते हैं या कि आप IO यहां पे लिख सकते हैं। तो आपको यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि ये 3 प्रकार के एलील हैं, ये 3 प्रकार के एलील हैं। ठीक है, ये एलील हैं, तो ये क्या है, एलील हैं। ये 3 एलील हैं, और ये तीनों एलील आपस में मिल करके किसी एक ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे, यानी किसी एक लक्षण का निर्धारण करेंगे। तो मानव में आपको याद रखना है कि जो रक्त समूह की वंशागति होती है उसको निर्धारित कौन करता है, यही 3 प्रकार के एलील। एक एलील है IA, दूसरा एलील है IB और तीसरा एलील है IO। अब आपको यहां पे इनको ध्यान देना है थोड़ा सा। अब अगर IB और IO की हम बात करते हैं, तो जो हमारा एलील है IA और IB, ये दोनों होते हैं प्रभावी यानी कि डोमिनेंट। क्या होते हैं, प्रभावी यानी कि डोमिनेंट। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है कि जो IA और IB ये दोनों एलील होते हैं, ये कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं। और ये जो IO है, ये क्या होता है, ये होता है अप्रभावी। ये एलील कैसा होता है, IO क्या होता है, अप्रभावी होता है। IO कैसा है, अप्रभावी। मतलब IO वाला अपना लक्षण तभी दर्शाएगा जब ये समयुग्मजीय अवस्था में होगा। कैसा होगा, जब ये समयुग्मजीय अवस्था में होगा। मतलब IO और IO अगर आपस में मिलेंगे तभी ये अपना क्या करेगा, लक्षण जो है व्यक्त करेगा। ठीक, तो अगर आपने इतना समझ लिया कि मानव में जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण है उसको कौन निर्धारित करेगा, तो यही 3 प्रकार के एलील IA, IB और IO, यही 3 एलील क्या करेंगे, मानव में ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। ठीक, अब आपको समझना है ये कैसे निर्धारित करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां पे थोड़ी सी बात समझनी है। आपको यह समझना है कि ये जो है दोनों प्रभावी होते हैं। IA और IB क्या है, प्रभावी हैं, और IO क्या होता है, अप्रभावी। ठीक, तो अगर इन तीनों एलील को हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएं, तो अगर ये एलील को एक दूसरे के साथ आपस में हम मिलाएं तो 6 प्रकार के जोड़े बनते हैं। कितने प्रकार के जोड़े बनते हैं, 6 प्रकार के। इनको आपस में हम मिलाएंगे तो टोटल 6 प्रकार के जोड़े बनेंगे। कितने प्रकार के जोड़े बनेंगे, टोटल 6 प्रकार के जोड़े बनेंगे। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक, हमने क्या कहा कि 3 प्रकार के जो एलील हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के एलील, IA, IB और IO, ये तीनों एलील मिलकर के ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। ठीक, अब IA और IB क्या होते हैं, प्रभावी, और IO क्या होता है, अप्रभावी। अब हमने क्या कहा कि ये एलील आपस में मिलकर, ये एलील क्या करेंगे, ये एलील आपस में मिलकर, ये एलील आपस में मिलकर 6 प्रकार के जोड़े बनाते हैं। ये एलील आपस में मिलकर, ये एलील आपस में मिलकर, आपको याद रखना, ये एलील आपस में मिलकर 6 प्रकार के जोड़े बनाते हैं। कितने, 6 जोड़े बनाते हैं, 6 जोड़े बनाते हैं। अब ये 6 जोड़े किस प्रकार से बनेंगे, तो आपको ये चीज थोड़ा सा यहां पे समझनी है। ये एलील जब आपस में मिलेंगे एक दूसरे से, तीनों एलील जब एक दूसरे से मिलेंगे आपस में, तो ये 6 प्रकार की जोड़े बनाएंगे। अब ये देखिए कौन कौन से 6 जोड़े बनाएंगे। ठीक, देखिए आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है। एक बार IA मान लीजिए, IA जो है ये IA, मगर IA मान लीजिए IA के साथ मिलता है तो एक जोड़ा बन गया। फिर ऐसा हो सकता है कि IA के साथ क्या मिल जाए, IA के साथ IB मिल जाए,
तो आई ए के साथ पहले आई ए, अगर दोनों मान लीजिए आई ए का जोड़ा बन जाए तो एक जोड़ा ऐसा बन सकता है। एक जोड़ा कैसा बन सकता है, आई ए के साथ आई ए के साथ आई बी को ले लें तो ये दूसरा जोड़ा ऐसा बन सकता है। फिर आई बी का एक जोड़ा बन सकता है। एक जोड़ा किसका बन सकता है, आई बी और आई बी का एक जोड़ा बन सकता है। ठीक, एक जोड़ा कैसे बन सकता है, एक जोड़ा बन सकता है आई ए के साथ आई ओ का। क्या बन सकता है, आई ए के साथ आई ओ का जोड़ा बन सकता है। आई ए के साथ आई ओ का जोड़ा बन सकता है। उसी प्रकार आई बी के साथ आई ओ का जोड़ा बन सकता है। ठीक, आई बी के साथ आई ओ का जोड़ा बन सकता है। और एक जोड़ा बन सकता है आई ओ और आई ओ, इन दोनों को ही अगर आपस में आई ओ को बना दे तो ये 6 जोड़े बन जाएंगे। तो अगर इन 3 एलील्स को हम आपस में मिलाते हैं तो 6 प्रकार के जोड़े जो है प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के जोड़े प्राप्त होते हैं, 6 प्रकार के। तो एक ये पहला जोड़ा प्राप्त हो गया, ठीक, ये दूसरा जोड़ा प्राप्त हो गया, और ये तीसरा जोड़ा प्राप्त हो गया, ये चौथा जोड़ा हो गया, ये 5वां जोड़ा और ये 6वां जोड़ा। तो टोटल 6 प्रकार के जोड़े यहां पे प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए यहां पे, जहां पे मान लीजिए आपको आई ए और आई ए दिखाई देगा, तो अगर आई ए और आई ए वाला जोड़ा है तो ए क्या होता है, प्रभावी होता है। तो अगर आई ए दोनों में है तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ए ही ब्लड ग्रुप आएगा। तो अगर आई ए और आई ए वाला जोड़ा बनता है तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए क्या होता है, प्रभावी होता है। फिर अगर आई ए और आई बी है तो आप ये बताइए आई ए और आई बी ये दोनों प्रभावी होते हैं। इसका मतलब यह है कि आई ए और आई बी वाला अगर मान लीजिए जोड़ा बनता है तो यहां पे ए भी अपना लक्षण दर्शाएगा और बी भी अपना लक्षण दर्शाएगा, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा यहां पे, ए बी। तो अगर आई ए और आई बी वाला जोड़ा आपस में बनेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप वहां पे बनेगा। अगर आई बी और आई बी वाला एलील का जोड़ा बनता है तो आप ये बताइए बी क्या होता है, प्रभावी है। बी क्या है, प्रभावी होता है। तो दोनों में अगर बी ए बी वाला एलील आएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पे ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, बी बनेगा। ठीक, अब इसके बाद आप देखिए यहां पे आई ए के साथ अगर आई ओ आ गया, आई ए के साथ अगर आई ओ आ गया तो आपको पता है कि जो ओ होता है ये क्या होता है, अप्रभावी होता है। ओ क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो यहां पे आई ए के साथ आई ओ है तो आई ओ अपना लक्षण व्यक्त नहीं करेगा क्योंकि ये अप्रभावी है। तो यहां पे प्रभावी कौन है, आई ए। तो मतलब आई ए और आई ओ का जोड़ा अगर बनता है एलील का तो वहां पे ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए आएगा। ठीक, आई बी के साथ आई ओ है तो ओ क्या है, अप्रभावी, मतलब अपना लक्षण नहीं दर्शाएगा। तो बी यहां पे अपना लक्षण दर्शाएगा, यानी आई बी और आई ओ वाला अगर जोड़ा बनता है तो वहां पे ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, बी आएगा। ठीक, ये बात क्लियर। अगर आई ओ क्या होता है, अप्रभावी, तो ये जब समयुग्मजीय अवस्था में रहेगा तभी अपना लक्षण दर्शाएगा। मतलब आई ओ के साथ अगर आई ओ ही मिल जाए, ठीक है, दोनों अगर आई ओ वाले एलील अगर मिलते हैं तभी वहां पे ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। क्या बनेगा, तभी वहां पे ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ओ बनेगा। तो आपने ये देखा कि 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ, और यही 3 प्रकार के एलील आपस में मिलकर के किसी एक ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। तो अब 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये कौन कौन से जोड़े अब जब आपस में मिलेंगे एलील के तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। तो ये एलील जब आपस में मिलते हैं तीनों तो 6 प्रकार के जोड़े बना सकते हैं, ये 6 प्रकार के जोड़े बना सकते हैं। तो अगर आई ए का जोड़ा अगर कहीं पे बनता है तो वहां पे ब्लड ग्रुप ए आएगा। आई ए के साथ आई बी अगर मिलता है एलील तो वहां पे ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। अगर आई बी दोनों है तो बी ब्लड ग्रुप आएगा। आई ए के साथ अगर आई ओ है तो ओ यहां पे अप्रभावी है तो ए ब्लड ग्रुप आएगा। आई बी और आई ओ है तो बी ब्लड ग्रुप आएगा यहां पे। अगर आई ओ और आई ओ समयुग्मजीय अवस्था में अगर आई ओ और आई ओ ये आपस में क्रिया करते हैं या ये दोनों एलील आपस में मिलते हैं तो वहां पे क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। ये बात भी आप लोगों ने देख ली, ठीक, और ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि जब हम इन तीनों एलील को आपस में मिलाते हैं तो टोटल 6 प्रकार के जोड़े बनते हैं। कितने प्रकार के जोड़े बनते हैं, 6 प्रकार के जोड़े बनते हैं। तो कौन सा जोड़ा जब आपस में एलील का मिलेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, आपको यह चीज भी समझ में आ गई। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है कंडीशन, कि माता और पिता का ब्लड ग्रुप हमको पता है यानी कि दिया गया है और पूछा गया है कि संतान का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है। तो ये चीज हमको अब पता करनी है। तो ये चीज हमको कैसे पता करना है, तो आपको करना क्या है, आपको पहले लिख लेना है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है या कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है
तो अगर ब्लड ग्रुप ए है माता का, तो ए ब्लड ग्रुप के लिए हम कौन सा एलील का जोड़ा रखेंगे? ठीक, तो ए ब्लड ग्रुप के लिए हम कौन सा एलील का जोड़ा रख सकते हैं? ए ब्लड ग्रुप के लिए हम आई ए रख सकते हैं। यहां पे ए ब्लड ग्रुप आया है तो आई ए और आई ए वाला जोड़ा रख सकते हैं, या कि हम एक ये जोड़ा रख सकते हैं, आई ए और आई ओ वाले एलील का जोड़ा हम ले सकते हैं। ठीक, इसमें भी क्या आता है? ब्लड ग्रुप ए आता है। तो आपको करना क्या है? आपको बस ये करना है सिंपल सा, अब आपको यहां पे थोड़ा सा क्या करना है, आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है आपको वो देखिए। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, माता पिता या किसी का भी ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप के लिए हम कौन सा यहां पे कारक एलील का जोड़ा जो है कौन सा लेंगे? तो अगर ब्लड ग्रुप ए है, माता या पिता किसी का भी, तो अगर ए ब्लड ग्रुप के लिए हमको रखना है एलील का जोड़ा, तो हम कौन सा रख सकते हैं? या तो हम रख सकते हैं आई ए, ठीक, या तो हम क्या रख सकते हैं? आई ए, या हम दूसरा क्या रख सकते हैं? आई ए के साथ आई ओ वाला। ठीक है, आई ए के साथ आई ओ वाला। तो अगर ब्लड ग्रुप माता का दिया गया है ओ, तो हम दो ही यहां पे एलील के जोड़े रख सकते हैं, या तो आई ए रख लेंगे, या तो आई ए और आई ओ रख लेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी के लिए रखना है, अगर ब्लड ग्रुप बी के लिए रखना है, तो ब्लड ग्रुप बी देखिए किसमें किसमें आया है, या तो हम आई बी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? या तो हम आई बी वाला जोड़ा लेंगे एलील का। ठीक, अगर मान लीजिए बी हमारा ब्लड ग्रुप लक्षण है, तो उसके लिए हम आई बी वाला एलील ले सकते हैं, या कि दूसरा एलील हम कौन सा ले सकते हैं? दूसरा एलील हम ले सकते हैं आई बी के साथ आई ओ वाला। क्या ले सकते हैं? आई बी के साथ आई ओ वाला एलील ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग देखिए, तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप किस जोड़े में प्राप्त होता है? तो अगर मान लीजिए हमारे पास आई ए और आई बी ये एलील का अगर जोड़ा है, आई ए और आई बी, तब वहां पे ब्लड ग्रुप ए बी प्राप्त होगा। मतलब ए बी अगर दिया गया है तो ए बी के लिए हमको कौन सा एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा? आई ए और आई बी। अब अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ओ दिया गया है, तो ब्लड ग्रुप ओ के लिए कौन सा एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा? ब्लड ग्रुप ओ के लिए लेना पड़ेगा आई ओ। ठीक है, आई ओ और आई ओ। ये बात आपको समझ में आ गई? तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई तो डेफिनेट रूप से आपको रक्त समूह की वंशागति समझ में आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि तीन प्रकार के एलील पाए जाते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ, और यही तीनों एलील मिलकर के किसी एक ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, और इनमें से आई ए आई बी प्रभावी होते हैं, यानी कि ये अपना लक्षण दर्शाएंगे हमेशा, और आई ओ क्या होता है? अप्रभावी होता है, जो कि केवल और केवल समयुग्मजीय अवस्था में अपना लक्षण जो है दर्शाएगा। ठीक है, तो ये तीनों एलील जब आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर के 6 प्रकार के जोड़े बनाते हैं। तो ये 6 जोड़े बनाते हैं ये लोग, और 6 जोड़े में से आप लोग देख सकते हैं, अगर आई ए का जोड़ा बनेगा तो यहां पे ब्लड ग्रुप ए बनेगा। आई ए और आई ए वाला एलील का जोड़ा आई ए के साथ आई ओ वाला एलील का जोड़ा बनेगा तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा। अगर आई ए आई बी ये दोनों एलील के जोड़े मिलते हैं तो यहां पे ब्लड ग्रुप ए भी बनेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कौन सा जोड़ा जो है, या एलील का कौन सा जोड़ा है जिसको रखना पड़ेगा किस ब्लड ग्रुप के लिए। तो अगर ब्लड ग्रुप ए के लिए हमको पता करना है, ब्लड ग्रुप ए के लिए हमको लिखना है, तो किसी भी एलील का जोड़ा हम रख सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी के लिए हमको या तो यह एलील का जोड़ा रख सकते हैं, या तो ये वाले एलील का जोड़ा रख सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी अगर दिया गया है तो उसके लिए हमको एलील का जोड़ा क्या रखना पड़ेगा? आई ए और आई बी। और अगर ब्लड ग्रुप ओ दिया गया है उसके लिए हमको क्या रखना पड़ेगा? आई ओ आई ओ। भाई मेंडल की वंशागति में किसी भी नियम में आपने क्या देखा था कि हमारे पास अगर कोई लक्षण है तो उस लक्षण के लिए हम क्या करते थे? एक कारक एलील का लेते थे, एक जोड़ी कारक एलील का, या हम लोग कारक या एलील लेते थे एक जोड़ी। तो हम यहां पे क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास ये कंडीशन दिया गया कि माता का ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है तो हम यहां पे कौन सा एलील का जोड़ा लेंगे? ए वाला लेंगे। तो आई ए का ले सकते हैं, या कि आई ए के साथ आई ओ वाला ले सकते हैं। अगर पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो हम ये वाला ले सकते हैं, आई बी का एलील का जोड़ा ले सकते हैं। ठीक है, और आई बी और आई ओ का जोड़ा ले सकते हैं अगर हमको वंशागति ज्ञात करना है तो। फिर अगर ब्लड ग्रुप ए बी दिया गया है किसी का माता पिता का, तो ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके लिए हमको कौन सा एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा? आई ए आई बी वाला। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको समझना है कि अगर माता पिता का कोई भी ब्लड ग्रुप दिया गया है और पूछा गया है कि संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो वो आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है। आपको समझना यह है कि मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप, किसका ब्लड ग्रुप?
अगर माता का ब्लड ग्रुप, किसका ब्लड ग्रुप, अगर माता का ब्लड ग्रुप, माता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या है, माता का ब्लड ग्रुप अगर है ए, माता का ब्लड ग्रुप क्या है अगर ए, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, और पिता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या है बी, क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप अगर मान लीजिए क्या है बी, तो बच्चे में रक्त समूह की वंशागति क्या होगी, मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि हमको करना क्या है। तो माता का ब्लड ग्रुप क्या दिया गया है ए, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या दिया गया है बी, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, देखिए अब अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप यहां पे दिया गया है, ठीक। अब ब्लड ग्रुप ए के लिए हम कौन से एलील का जोड़ा लेंगे, ब्लड ग्रुप ए के लिए हम कौन से एलील का जोड़ा लेंगे। तो देखिए अगर ब्लड ग्रुप ए दिया है तो उसके लिए हम या तो आई ए वाला जोड़ा लेंगे, या तो हम आई ए के साथ आई ओ वाला एलील का जोड़ा लेंगे। तो हम मान लीजिए इसको ले लेते हैं आई ए और आई ओ को, आई ए और आई ओ को, हम किसको ले लेते हैं आई ए और आई ओ को। तो अगर ब्लड ग्रुप ए दिया गया है तो यहां पे हम आई ए और आई ओ वाला एलील का जोड़ा ले लेते हैं, ठीक। हम इसकी जगह आई ए और आई ए वाला भी एलील का जोड़ा ले सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखिए अगर पिता का ब्लड ग्रुप क्या है बी है, तो बी ब्लड ग्रुप है तो हम दो ही जोड़ा ले सकते हैं, या तो आई बी का जोड़ा ले सकते हैं, या तो हम आई बी के साथ आई ओ का जोड़ा ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं आई बी के साथ, हम ले लेते हैं आई बी के साथ आई ओ वाला जोड़ा, ठीक है, आई बी के साथ आई ओ वाला जोड़ा। अब इनका हमको कराना है आपस में क्रॉस, क्या कराना है इनका आपस में क्रॉस। तो इनका आप लोग क्रॉस करा दीजिए, कैसे कराएंगे, तो ये दोनों एलील को आप अलग अलग कर दीजिए, आई ए हो गया और आई ओ हो गया। उसी प्रकार इनके भी एलील को आप अलग कर दीजिए, ये हो गया आई बी और ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्या, और ये हो गया आई ओ, ठीक। तो आई बी और आई ओ, तो ये यहां पे प्राप्त हो रहे हैं क्या, यहां पे दो प्रकार के एलील हैं, ठीक है, आई ए आई ओ, और यहां पर भी आई बी और आई ओ। अब इनका क्रॉस आपस में कराना है, ठीक। तो इनका क्रॉस आप लोग आपस में करा दीजिए। इस आई ए का क्रॉस होगा इस आई बी के साथ, यहां पे क्या बनेगा आई ए बनेगा, आई ए बनेगा और आई बी बनेगा, ठीक। आई ए का क्रॉस हमने कराया आई बी के साथ, तो आई ए और आई बी बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद इस आई ए का क्रॉस करा दीजिए आप किसके साथ, इस आई ओ के साथ, किसके साथ, आई ओ के साथ। तो यहां पे बनेगा आई ए और आई ओ, ठीक है। आई ए का क्रॉस हमने कराया आई ओ के साथ, तो क्या बन गया आई ए और आई ओ। फिर देखिए इस आई ओ का क्रॉस कराना है आपको इस आई बी के साथ, तो क्या बनेगा आई बी बनेगा, आई बी बनेगा और आई ओ बनेगा, ठीक है, ये जोड़ा बनेगा एलील का। आई ओ का क्रॉस अगर हम कराएंगे आई बी के साथ तो आई बी और आई ओ बनेगा, ठीक। फिर इस आई ओ का क्रॉस, इस आई ओ का क्रॉस करा देना है इस आई ओ के साथ, तो यहां पे आई ओ और आई ओ वाला एलील का जोड़ा बनेगा। तो अब आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक। अब आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि सर यहां पे हमको चार प्रकार की संतानें जो है दिखाई दे रही है। तो चारों प्रकार की संतानों में आपको देखना है कौन कौन से जोड़े पाए जाते हैं। चार प्रकार के जोड़े हमको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो चार प्रकार के जोड़ों में आपको पता है कि अगर, क्या पता है आपको कि अगर आई ए और आई बी वाला जोड़ा जहां पे बन रहा है, आई ए और आई बी वाला अगर एलील का जोड़ा कहीं पे बनता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनता है, ये बताइए। ए भी प्रभावी होता है और ब्लड ग्रुप, और आई ए भी प्रभावी है और आई बी भी क्या है, प्रभावी है। तो अगर ये दोनों प्रभावी प्राप्त हो रहे हैं तो ए भी प्रभावी है और बी भी प्रभावी होता है, मतलब ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा यहां पे, ए भी बन जाएगा। फिर आई ए और आई ओ अगर ये एलील का जोड़ा बन रहा है तो यहां पे ओ क्या होता है, अप्रभावी होता है, यानी आई ए क्या करेगा, अपना लक्षण दर्शाएगा। तो आई ए और आई ओ वाला अगर मान लीजिए एलील का जोड़ा बनता है तो वहां पे ब्लड ग्रुप ए बनेगा। आई बी और आई ओ, तो ओ क्या है, अप्रभावी है, अपना लक्षण नहीं दर्शाएगा, मतलब यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा बी ब्लड ग्रुप, बी अपना लक्षण दर्शाएगा। और आई ओ ये भैया ओ अगर समयुग्मजीय अवस्था में है, आई ओ अगर ये दोनों समयुग्मजीय अवस्था में आपको दिखाई देते हैं तो ये अपना लक्षण दर्शाएगा, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ओ। तो हमको ये बात पता चल गई कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो संतान में या तो ब्लड ग्रुप ए बी आ सकता है, या तो संतानों के अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा आ सकता है, ब्लड ग्रुप ए आ सकता है, या तो संतान के अंदर ब्लड ग्रुप बी आ सकता है, या कि संतान के अंदर ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है।
चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप जो है संतानों के अंदर प्राप्त हो सकते हैं, यानी 25-25% जो है सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप के होने की संभावना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम रक्त समूह की वंशागति कैसे करते हैं। तो रक्त समूह की वंशागति को करने के लिए आपको एलील का जोड़ा याद रखना है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो हम कौन सा एलील का जोड़ा रखेंगे, और ब्लड ग्रुप अगर बी है तो कौन से एलील का जोड़ा रखना है और उनके मध्य हमको क्रॉस कराना है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चारों प्रकार की संतानें बन सकती है, संतान के अंदर चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए भी बन सकता है संतान के अंदर, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और संतान के अंदर ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आने के चांसेस हैं किसी भी पुत्र या पुत्री जो भी होने वाली होगी। ठीक है, तो संतानों के अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, चारों ब्लड ग्रुप हो सकता है, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अब अगर एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम यहां पे थोड़ा सा समझें तो आपको यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, एक अगला एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल आप यहां पे देखेंगे, हमारे पास अगर मान लीजिए माता है और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, एबी, माता का ब्लड ग्रुप क्या है, मान लीजिए एबी, और पिता का ब्लड ग्रुप हम मान लेते हैं क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप हम मान लेते हैं ओ। क्या मान लेते हैं, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, मान लीजिए ओ। तो हमको करना क्या है, तो हमको सबसे पहले तो यही करना है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए बी दिया है तो ए बी ब्लड ग्रुप अगर दिया है तो हमको कौन सा एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा, तो हमको लेना पड़ेगा आई ए के साथ आई बी वाला। ठीक है, आई ए के साथ आई बी वाला एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा। और अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ दिया गया है तो ओ ब्लड ग्रुप के लिए हमको कौन से एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा, तो हमको लेना पड़ेगा आई ओ के साथ आई ओ वाला। क्या लेना पड़ेगा, आई ओ और आई ओ वाला। ठीक है, ये चीज आप लोग देख भी सकते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमको आई ए और आई बी वाला जोड़ा लेना पड़ेगा एलील का, और ब्लड ग्रुप ओ के लिए हमको आई ओ और आई ओ वाला क्या लेना पड़ेगा, एलील का जोड़ा। ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप क्या है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके लिए हमको आई ए और आई बी वाला एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा, और अगर ब्लड ग्रुप ओ दिया गया है तो हमको कौन सा जोड़ा लेना पड़ेगा, आई ओ और आई ओ वाला लेना पड़ेगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे ले रखी है। तो माता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमने एलील का जोड़ा कौन सा ले लिया, उसके लिए आई ए और आई बी वाला ले लिया। अब पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो इसके लिए हमने क्या किया, आई ओ और आई ओ वाला एलील का जोड़ा ले लिया। ठीक, अब इसका क्रॉस आपको करा देना है। अब इसका क्या करना है, आपको इनका क्रॉस करा देना है इनके मध्य। तो देखिए चार प्रकार से इनका क्रॉस होगा। देखिए इनका क्रॉस कराइए। सबसे पहले आई ए का क्रॉस होगा किसके साथ, इस आई ओ के साथ। तो आई ए का क्रॉस जब हो गया किसके साथ, आई ओ के साथ, तो क्या बनेगा, आई ए और आई ओ बनेगा, आई ए और आई ओ बनेगा। ठीक, और इस आई ए का क्रॉस अगर हम करा दें इस आई ओ के साथ तो भी क्या बनेगा, तो भी बनेगा आई ए बनेगा, आई ए है और ओ के साथ कराया हमने तो आई ओ बनेगा। ये बन गए यहाँ पे। ठीक, एलील का जोड़ा। अब यहाँ पे इस आई बी का क्रॉस कराना है, तो इस आई बी का क्रॉस अगर हम कराते हैं इस आई ओ के साथ तो आई बी बनेगा और यहाँ पे आई ओ बनेगा, आई बी बनेगा और आई ओ बनेगा। फिर इसके बाद आप देखिए इस आई बी का क्रॉस हम करा देते हैं इस वाले आई ओ के साथ तो भी यहाँ पे क्या बनेगा, आई बी बनेगा और आई ओ वाला जोड़ा बनेगा। तो चार प्रकार के एलील के जोड़े यहाँ पे बन चुके हैं। अब सिंपल सी बात है, आप ये बताइए कि जहां पे आई ए और आई ओ वाला जोड़ा बनेगा वहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। तो यहां पे आप बोलेंगे कि सर ओ क्या होता है, अप्रभावी होता है, और ए क्या होता है, प्रभावी होता है, मतलब ए ब्लड ग्रुप आएगा यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं इस जोड़े में तो यहां पे भी कहेंगे सर आप कि सर वही आ रहा है आई ए और आई ओ, तो ओ तो अपना लक्षण दर्शाएगा नहीं, अप्रभावी होता है, तो यहां पे भी ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा। ठीक, आई बी और आई ओ वाला यहां पे आ रहा है, आई बी और आई ओ आ रहा है, तो बी यहां पे क्या है, प्रभावी है, ओ क्या है, अप्रभावी, तो बी अपना लक्षण दर्शाएगा, मतलब बी ब्लड ग्रुप आएगा यहाँ पे। आई बी और आई ओ सेम है, आई बी और आई ओ, तो ओ क्या है, अप्रभावी, मतलब बी अपना लक्षण दर्शाएगा। तो आप लोगों को आधा क्या दिखाई दे रहा है, आधे एलील के जोड़े में ब्लड ग्रुप ए बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्लड ग्रुप आधा क्या बन रहा है, बी बन रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो संतानों के अंदर या तो ब्लड ग्रुप ए आ सकता है या तो ब्लड ग्रुप बी आ सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो बच्चे का नहीं आएगा। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए बी और ओ है
तो बच्चे के अंदर ना तो ब्लड ग्रुप ए बी आएगा और ना ही ब्लड ग्रुप ओ आएगा, बल्कि ब्लड ग्रुप ए आएगा या कि ब्लड ग्रुप बी आ सकता है। तो 50-50% दोनों ब्लड ग्रुप आने के चांस हैं। तो ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है और ब्लड ग्रुप बी भी आ सकता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो अगर माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो संतान या तो संतानों के अंदर या तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा या तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रक्त समूह की वंशागति हम कैसे निकालते हैं। तो बहुविकल्पिता का मतलब होता है कि जब दो से अधिक एलील मिलकर के किसी एक लक्षण का निर्धारण करेंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि किसी एक संतान के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, मतलब एक ब्लड ग्रुप के लिए, एक ब्लड ग्रुप के लक्षण के लिए 3 एलील की हमको आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो तीनों एलील मिलकर के ही आपस में क्या कर रहे हैं, किसी एक लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं। यानी तीनों एलील मिलकर के ही मानव के ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लक्षण का निर्धारण करने के लिए यहां पे 3 एलील पाए जाते हैं। तो इसी घटना को हम बोलते हैं क्या, बहुविकल्पिता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा एक्सेप्शन समझते हैं। दूसरा जो मेंडल के नियम का एक्सेप्शन है एक और आज की इस वीडियो का, और वो है बहुप्रभाविता। तो अब हम समझते हैं बहुप्रभाविता क्या होती है। तो बहुप्रभाविता की अगर आप बात करें तो देखिए मेंडल ने क्या कहा था, किसी एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक लक्षण प्ररूपी अनुपात उत्पन्न करने की क्षमता को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। ठीक, किसी एक जीन के द्वारा 2 या 2 से अधिक लक्षण प्ररूपी अनुपात यानी लक्षण। अभी तक हमने क्या देखा था कि एक लक्षण का जो निर्धारण है वो एक प्रकार के जीन करते थे। ठीक है, एक लक्षण का निर्धारण जो है एक प्रकार के जीन करते थे, यानी एक जीन जो है एक ही लक्षण का निर्धारण करता था। ये बात अभी तक हम लोग देख रहे थे। क्या देख रहे थे हम लोग, कि एक जीन एक लक्षण का निर्धारण करता था। एक जीन की वंशागति में हमने क्या देखा, यही चीज तो देखा है कि एक लक्षण का निर्धारण जो है एक ही जीन करेगा, 2 जीन मिलकर के तो नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि एक ही प्रकार के जीन जो है किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। लेकिन यहां पे चेंज है, यहां पे बात क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास जीन कितना हो, एक हो, हमारे पास जीन कितना है, एक ही है। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, बहुप्रभाविता का मतलब क्या है कि हमारे पास जीन तो एक ही है, लेकिन ये एक ही जीन कई सारे काम कर रहा है, कई सारे लक्षण जो है उत्पन्न कर रहा है। ये मान लीजिए एक लक्षण उत्पन्न कर रहा है, दूसरा लक्षण उत्पन्न कर रहा है, तीसरा लक्षण उत्पन्न कर रहा है। तो अगर एक ही जीन मान लीजिए एक लक्षण उत्पन्न कर दिया, दूसरा लक्षण उत्पन्न कर दिया, तीसरा लक्षण उत्पन्न कर दिया, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, बहुप्रभाविता। मतलब जब एक ही जीन 2 या 2 से अधिक लक्षण का निर्धारण करता है तो इस घटना को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। क्या बोलते हैं, बहुप्रभाविता। तो मेंडल ने क्या कहा था कि एक लक्षण का निर्धारण एक ही प्रकार का जीन करेगा, यानी एक जीन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही जीन अगर 2 या 2 से अधिक लक्षण का निर्धारण करता है तो इस घटना को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। ठीक है, तो किसी एक जीन के द्वारा, कोई हमारे पास एक जीन है और इस जीन के द्वारा, एक ही जीन के द्वारा अगर 2 लक्षण या 2 से अधिक लक्षण का निर्धारण किया जाता है तो इस घटना को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। और बहुप्रभाविता के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, जिसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लेकर के क्या चलेंगे, सिकल सेल एनीमिया। हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में कि सिकल सेल एनीमिया होती क्या है और ये किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मेंडल के नियम का एक्सेप्शन है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको समझना पड़ेगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। छोटे मोटे क्वेश्चन कई सारे यहां से बनते रहते हैं। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया है क्या और ये मानव के अंदर किस प्रकार से उत्पन्न होती है, कौन सा जीन इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और किस जीन के द्वारा समयुग्मजीय या विषम युग्मजीय अवस्था होने पर यह सिकल सेल एनीमिया रोग जो है उत्पन्न होता है। तो आप लोग पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग, अगर हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया, आप लोगों ने एनीमिया का नाम तो पहले से ही सुन रखा है कि एनीमिया, तो हाँ आप बोलोगे कि सर एनीमिया तो हमने पहले से ही सुन रखा है कि अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो इस स्थिति में एनीमिया रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया रोग में होता क्या है एक्चुअल में,
कि अगर किसी भी मनुष्य के ब्लड में, आपको पता है ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का क्या होता है, वर्णक होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है। और इसी हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण ही जो ब्लड होता है उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो मानव में जो ब्लड का रंग लाल है वो किसके कारण है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही तो लाल होता है। तो आपको थोड़ा सा यहां पे समझना है सिकल सेल एनीमिया है क्या और किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो जो मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया होती है, यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक अप्रभावी जीन के कारण। ठीक है, एक जीन है वो भी अप्रभावी। ठीक है, तो एक अप्रभावी जीन, अप्रभावी जीन। ठीक है, तो एक अप्रभावी जीन है और वो अप्रभावी जीन कौन सा है? एस। ठीक, यस। तो इंग्लिश का एस ये आप लोग लिख सकते हैं, ये एक अप्रभावी एस जीन होता है। ठीक है, अप्रभावी एस जीन। तो ये एक अप्रभावी एस जो है क्या है, एक जीन है। क्या है? ये एक जीन है। और इसी अप्रभावी जीन के कारण ही क्या होगा, इसी अप्रभावी जीन के कारण ही क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया रोग जो है उत्पन्न होता है। तो मनुष्य में जो सिकल सेल एनीमिया रोग जो है उत्पन्न होता है, यह एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। और वो अप्रभावी जीन कौन सा है? तो वो अप्रभावी जीन कौन सा है? एस। क्या है? एस। इसी एस जीन के कारण ही क्या होगा, इसी एस जीन के कारण ही क्या होगा, इसी एस जीन के कारण ही सिकल सेल एनीमिया रोग होगा। लेकिन कब होगा? तो ये जो आपको याद रखना, ये जो अप्रभावी जीन एस होता है ये कहां पाया जाएगा? ये पाया जाएगा हीमोग्लोबिन में। कहां पाया जाएगा मानव के? हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन के साथ ये पाया जाएगा क्या? अप्रभावी जीन एस। तो अगर मान लीजिए हमारे पास हीमोग्लोबिन के एलील हैं, दो एलील हैं, अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन के दो एलील हैं, तो उन दोनों हीमोग्लोबिन में अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में उपस्थित है, तो अगर समयुग्मजीय अवस्था में ये अप्रभावी जीन अगर उपस्थित होता है, तब उस व्यक्ति के अंदर सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या होता है कि मनुष्य में जो ब्लड होता है, ब्लड में आपको पता है कि 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है जिनको कि हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। लेकिन सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या हो जाता है, जो आरबीसी होती है उस आरबीसी का आकार आपको याद रखना है, उस आरबीसी का जो आकार होता है वो गोलाकार की जगह क्या हो जाता है, वो गोलाकार की जगह आपको याद रखना क्या हो जाता है, गोलाकार की जगह क्या हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। जैसे आप लोग घरों में हंसिया देखे होंगे ना अपने घरों में, तो हंसियाकार हो जाता है। ठीक है, हंसियाकार हो जाता है। तो आरबीसी का आकार जैसे गोलाकार है, तो गोलाकार से कैसा हो जाएगा, गोलाकार से ऐसे हो जाएगा, हंसियाकार हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा, हंसियाकार हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगी आरबीसी। तो अगर सिकल सेल एनीमिया हो गया है, तो उस व्यक्ति को अगर सही टाइम में तरीके से ट्रीटमेंट हो गया तब तो वो कुछ दिनों तक जीवित रहेगा, और अगर उसको ट्रीटमेंट बाकायदा तरीके से नहीं मिला तो उस व्यक्ति की जान भी जल्दी ही जा सकती है, क्योंकि ब्लड की कमी है। ठीक है, तो एनीमिया तो होगा ही। अब सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है कि अगर ब्लड के अंदर समयुग्मजीय अवस्था में ये अप्रभावी जीन उपस्थित हो गया है, तो ये अप्रभावी जीन जो एस है ये अगर उपस्थित हो गया है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, व्यक्ति के अंदर सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाएगा। और सिकल सेल एनीमिया रोग जब हो जाता है तो जो आरबीसी होती है, क्या होती है, जो आरबीसी होती है, आरबीसी कैसी होती है, आरबीसी होती है गोलाकार। तो इस गोलाकार आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा, हंसियाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये आरबीसी गोलाकार की जगह कैसी हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका आप लोग नाम लिख सकते हैं। ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। क्या बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता रोग। क्या बोलते हैं, दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया का दूसरा नाम क्या है हिंदी में, दात्र कोशिका अरक्तता रोग। ठीक, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो सिकल सेल एनीमिया रोग जो है ये किसके कारण होता है, ये एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। और वो अप्रभावी जीन कौन सा होता है, तो वो अप्रभावी जीन क्या है, यस। इस एस जीन के कारण ही क्या होगा, इस एस जीन के कारण ही क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा। तो ये बात आपको पता चल गई।
कि सिकल सेल एनीमिया रोग किसके कारण होगा, तो यह एक अप्रभावी जीन एस के कारण होता है। और सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है, तो जो ब्लड होता है मनुष्य का उसमें आरबीसी होती है, आरबीसी गोलाकार होती है। तो अगर उस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो गया है, तो जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाएगा उसकी आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा, उसकी आरबीसी गोलाकार होती है, तो गोलाकार की जगह क्या हो जाएगी, उसकी आरबीसी हंसियाकार हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, हंसियाकार हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो वही हमने आपको बताया कि मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, और इस अप्रभावी जीन के कारण, ठीक है, इस अप्रभावी जीन के कारण असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। देखिए, अगर हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर है तो हीमोग्लोबिन का फार्मूला आप नॉर्मल अगर आप लिखेंगे संकेत, तो आप लोग एचबी लिख सकते हैं। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। अब ये बताइए, ये हमारे पास सामान्य हीमोग्लोबिन है, क्या है, ये हमारे पास सामान्य हीमोग्लोबिन है। तो अगर ये अप्रभावी जीन उपस्थित हो जाएगा हीमोग्लोबिन में, तो अगर हीमोग्लोबिन में ये एस जीन उपस्थित हो जाएगा, तो ये हीमोग्लोबिन हमारा कैसा था, ये हीमोग्लोबिन हमारा कैसा था, सामान्य था। कैसा था, सामान्य था। तो सामान्य की जगह अब हमारा हीमोग्लोबिन कैसा हो चुका है, अब हमारा हीमोग्लोबिन हो चुका है असामान्य। कैसा हो चुका है, असामान्य हो चुका है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इस रोग में क्या होता है कि जो मानव का हीमोग्लोबिन होता है वो सामान्य की जगह क्या हो जाता है, सामान्य की जगह असामान्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन पर एस जीन जो है अगर पाया जाने लगेगा तो इसको फिर हम सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं कहेंगे, इसको हम असामान्य हीमोग्लोबिन कहेंगे। तो अगर हीमोग्लोबिन पर ये अप्रभावी जीन एस उपस्थित होता है तो हीमोग्लोबिन सामान्य ना होकर के फिर असामान्य हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक, अब ये अगर असामान्य हीमोग्लोबिन अगर समयुग्मजीय अवस्था में है, कैसा है, अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में है, तब तो वो व्यक्ति क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होगा। क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होगा। कैसे ग्रसित होगा, जैसे आप लोग देखिए यहां पे हीमोग्लोबिन है, तो अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन 2 है, ठीक, एक हीमोग्लोबिन ये हो गया, दूसरा हीमोग्लोबिन ये, तो अगर हीमोग्लोबिन के हम 2 एलील ले लें, क्या ले लें, हीमोग्लोबिन के हम 2 एलील मान लीजिए ले लेते हैं। अब अगर इन दोनों ही एलील पर, अगर दोनों ही एलील पर ये अप्रभावी जीन एस उपस्थित है, इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा होगा, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सिकल सेल रोग से क्या होगा, सिकल सेल रोग से क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन में समयुग्मजीय अवस्था में अगर ये हमारा अप्रभावी जीन एस उपस्थित है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, वो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया रोग से क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होगा। सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होगा, ठीक है, ग्रस्त होगा। और अगर समयुग्मजीय अवस्था में नहीं है अप्रभावी जीन, विषम युग्मजीय अवस्था में है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 हीमोग्लोबिन के एलील हैं, ठीक, अब हीमोग्लोबिन में अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में मान लीजिए नहीं है अप्रभावी जीन, अब 2 हीमोग्लोबिन में से किसी एक ही हीमोग्लोबिन पर अगर ये अप्रभावी जीन एस उपस्थित है, तब व्यक्ति क्या कहलाएगा, सिकल सेल का क्या कहलाएगा, सिकल सेल एनीमिया का वाहक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिकल सेल एनीमिया का वाहक कहलाएगा। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का वाहक कहलाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हुई? ठीक, तो इतनी सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले तो हमने बताया कि सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या हो जाता है, जो आरबीसी होती है वो गोलाकार होती है, तो उसका आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। और ये जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, ये किसके कारण होता है, ये एक अप्रभावी जीन एस के कारण होता है। किसके कारण होता है, अप्रभावी जीन एस के कारण होता है। और ये अप्रभावी जीन एस कहां उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन पर उपस्थित होता है। तो अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में उपस्थित है, अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में उपस्थित है हीमोग्लोबिन पर, तो ये सिकल सेल एनीमिया रोग पैदा करेगा। और अगर समयुग्मजीय अवस्था में मान लीजिए है, तो ये सिकल सेल रोग तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। इसके अलावा ये व्यक्ति के अंदर कमजोरी उत्पन्न कर सकता है अगर समयुग्मजीय अवस्था में है। तो अगर समयुग्मजीय अवस्था में ये जो अप्रभावी जीन एस है, ठीक है, ये अप्रभावी जीन जो यस है, अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में है, कैसा है, अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में है, तो ये समयुग्मजीय अवस्था में अगर है तो कमजोरी उत्पन्न कर सकता है शरीर के अंदर, सिर दर्द उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है,
सिर दर्द उत्पन्न कर सकता है, सिर दर्द, और इसके अलावा पोलियो भी उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है? पोलियो भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आपको देखना है, पोलियो है कि आपका, ठीक है, तो आपको याद रखना है समयुग्मजी में ये सारी कंडीशन आपको याद रखना है। वाहक, और आप ये चीज तो आप लोग समझ गए हैं कि वाहक क्या होता है, और वाहक के अलावा आप लोगों ने ये भी देख लिया, वाहक के अलावा आप लोगों ने क्या देखा कि जो सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति है वो कब होगा? जब समयुग्मजीय अवस्था में अप्रभावी जीन हीमोग्लोबिन पर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने देख ली। अब आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है। अब हमने आपको क्या बोला? हमने आपसे ये कहा कि बहुप्रभाविता का मतलब क्या है? बहुप्रभाविता का मतलब यह है कि एक ही जीन कई अलग अलग लक्षणों का निर्धारण करेगा। तो ये जो अप्रभावी जीन एस है, ये अप्रभावी जीन यस जो है, ये अगर समयुग्मजीय अवस्था में है, ठीक है, ये अगर समयुग्मजीय अवस्था में है, ये समयुग्मजीय अवस्था में है, तो ये सिकल सेल एनीमिया रोग तो उत्पन्न करेगा ही। अगर हीमोग्लोबिन पर समयुग्मजीय अवस्था में अप्रभावी जीन यस है तो ये सिकल सेल एनीमिया रोग तो पैदा करेगा ही। तो ये एक लक्षण हो गया, सिकल सेल एनीमिया रोग पैदा कर रहा है। इसके अलावा दूसरा लक्षण क्या है? ये शरीर में कमजोरी भी पैदा करता है, मतलब कमजोरी के लिए भी लक्षण है ये। फिर सिर दर्द भी शरीर में उत्पन्न कर सकता है, तो ये सिर दर्द के लिए भी लक्षण उत्पन्न कर रहा है। मतलब हमारे पास ये अप्रभावी जीन तो एक ही है, ये हमारे पास अप्रभावी जीन एस एक ही है, लेकिन ये कई अलग अलग लक्षण का निर्धारण करता है। ये सिकल सेल एनीमिया रोग के लक्षण का निर्धारण करता है, ये सिर दर्द के लक्षण को निर्धारित करता है, ये कमजोरी के लक्षण को भी निर्धारित करेगा, और पोलियो के लक्षण को भी क्या करेगा? निर्धारित करेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। यही है बहुप्रभाविता, मतलब हमारे पास जीन एक ही है लेकिन वो कई सारे लक्षण का निर्धारण कर रहा है। तो हमारे पास अप्रभावी जीन यस है, और ये अप्रभावी जीन यस अगर समयुग्मजीय अवस्था में होता है तो ये कई सारे लक्षण का निर्धारण करता है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया रोग में सिकल सेल एनीमिया रोग पैदा करेगा, इसका लक्षण निर्धारित करेगा, कमजोरी का लक्षण उत्पन्न करेगा, सिर दर्द का उत्पन्न करेगा, और पोलियो रोग का लक्षण जो है उत्पन्न करेगा। तो एक जीन है लेकिन एक जीन कई अलग अलग लक्षणों का निर्धारण करेगा। यही क्रिया क्या है? बहुप्रभाविता है। तो सिकल सेल एनीमिया रोग हम देख रहे थे, सिकल सेल एनीमिया रोग जो है अप्रभावी जीन एस के कारण होता है। ठीक है, तो अगर ये अप्रभावी जीन जो एस है, ये अगर हीमोग्लोबिन पर समयुग्मजीय अवस्था में उपस्थित है, मतलब हीमोग्लोबिन के दोनों एलील पर अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में अप्रभावी जीन उपस्थित है तो वो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होगा। और अगर मान लीजिए दो हीमोग्लोबिन में से, दो एलील में से, हीमोग्लोबिन के दो एलील में से केवल एक ही हीमोग्लोबिन के एलील पर अगर ये अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा होगा? इसका मतलब वो व्यक्ति जो है सिकल सेल एनीमिया रोग का क्या होगा? वाहक होगा, यानी कि कैरियर होगा। क्या होगा? वाहक यानी कि कैरियर। तो यही चीज यहां पे लिखा गया है कि देखिए, जिसके कारण क्या हो जाता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो आकार होता है वो हंसियाकार हो जाता है, और समयुग्मजी अप्रभावी, ठीक है, समयुग्मजी अप्रभावी, ये चीज आपको याद रखना, समयुग्मजी भी हो और अप्रभावी। तो समयुग्मजी अप्रभावी जीन युक्त मनुष्य जिसमें केवल हीमोग्लोबिन एस पाया जाता है, ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाता है, क्योंकि हंसियाकार लाल रक्त कणिकाओं के कारण उनमें एनीमिया नामक रोग जो है हो जाता है। और इसी प्रकार विषम युग्मजी जीन युक्त मनुष्य में क्या होता है कि सामान्य हीमोग्लोबिन तथा असामान्य हीमोग्लोबिन जो है दोनों ही पाए जाते हैं, अर्थात वो एनीमिया के वाहक होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या होता है कि एक अप्रभावी जीन यस होता है, और ये अगर समयुग्मजी अवस्था में है तो ये आरबीसी के आकार को क्या कर देगा? हंसियाकार कर देगा, जिस कारण से आरबीसी की कमी आ जाएगी और रक्त की कमी हो जाएगी, जिस कारण से एनीमिया रोग जो है उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में, समयुग्मजीय का मतलब क्या है कि इस वाले हीमोग्लोबिन पर भी यहां पे एस जीन रहेगा, और इस वाले हीमोग्लोबिन पर भी यहां जो है एस जीन उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में अगर आपको याद रखना है कि समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में अगर ये दोनों हैं तो ये क्या करेंगे? सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न करेंगे। और अगर समयुग्मजीय अवस्था में नहीं है, अगर विषम युग्मजीय अवस्था में हीमोग्लोबिन में ये उपस्थित हैं, तो ये क्या करेंगे? सिकल सेल रोग के वाहक होंगे। तो अगर एक हीमोग्लोबिन कैसा होगा? एक हीमोग्लोबिन सामान्य होगा, यानी एचबी सामान्य है, तथा असामान्य हीमोग्लोबिन, दूसरा हीमोग्लोबिन कैसा होगा? असामान्य, मतलब उसमें ये अप्रभावी जीन उपस्थित रहेगा। तो अगर दो हीमोग्लोबिन में से
अगर दो हीमोग्लोबिन में से केवल एक ही हीमोग्लोबिन पर अगर ये अप्रभावी जीन यस उपस्थित है तो वो व्यक्ति क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया का वाहक होगा। और अगर समयुग्मजीय अवस्था में यानी कि दोनों हीमोग्लोबिन पर अगर अप्रभावी जीन उपस्थित है मतलब वो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया रोग से क्या होगा, ग्रसित होगा। तो ये बात आपको यहां तक की समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम थोड़ा और आगे। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि जब दो एनीमिया वाहक अथवा सिकल सेल वाहक में हम क्रॉस कराते हैं तो हमको 3 प्रकार की संतानें प्राप्त होती है। कितनी प्रकार की संतानें प्राप्त होती है? 3 प्रकार की संतानें। एक तो संतानें हमको कैसी प्राप्त होगी, समयुग्मजी प्राप्त होगी, वो भी सामान्य संतानें। समयुग्मजी और सामान्य मतलब दोनों हीमोग्लोबिन एकदम से क्या रहेंगे, सामान्य रहेंगे, इसमें अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं रहेगा। फिर दूसरी संतानें जो प्राप्त होगी वो किस प्रकार की होगी, वो होगी विषम युग्मजी और वाहक। क्या होगी? विषम युग्मजी और वाहक मतलब एक हीमोग्लोबिन के एलील पर क्या रहेगा, ये अप्रभावी जीन उपस्थित रहेगा और एक में हीमोग्लोबिन कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और तीसरी जो संतान प्राप्त होगी वो समयुग्मजी और सिकल सेल एनीमिया युक्त होगी संतानें। ठीक है, तो आपको 3 प्रकार की संतानें मिलेगी। कब मिलेगी? जब हम 2 सिकल सेल वाहक के मध्य क्रॉस कराएंगे। तो अब हम क्रॉस करा के भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हमको यहां पे करवाना है क्या, अब हमको यहां पे करवाना है भैया क्रॉस। हमको यहां पे करवाना है अब क्रॉस। क्या करवाना है हमको यहां पे क्रॉस? तो सिकल सेल वाहक, ठीक है, तो हमको यहां पे सिकल सेल के वाहक लेना। ठीक है, सिकल सेल वाहक, तो 2 सिकल सेल वाहक के मध्य हमको क्रॉस करा देना। ठीक है, सिकल सेल वाहक यानी सिकल सेल कैरियर। और इधर भी हम ले लेते हैं सिकल सेल वाहक। ठीक है, इधर भी हम ले लेते हैं क्या, इधर भी हम ले लेते हैं सिकल सेल वाहक। तो हमने 2 सिकल सेल वाहक ले लिए। एक मान लीजिए पुत्र है, एक पुत्री है। कई जगह आपको मिलेगा कि पुत्र जो है ये कभी भी वाहक नहीं होते हैं। ये कब वाहक नहीं होंगे? जब हम वर्णांधता की और जब हम हीमोफीलिया रोग की वंशागति पढ़ेंगे। जो अप्रभावी जीन या जो जीन एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, तो एक्स गुणसूत्रों में हमेशा याद रखना है कि एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जो भी जीन हैं और उनसे होने वाले जो भी वंशानुगत रोग हैं उनमें पुरुष कभी भी आपको याद रखना है कि वाहक नहीं होता है। लेकिन यहां पे सिकल सेल एनीमिया के केस में आपको याद रखना है कि पुरुष भी वाहक हो सकता है। ठीक है, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया ट्रेट कहते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो सिकल सेल वाहक की अगर हम बात करते हैं, हम अगर 2 सिकल सेल वाहक के मध्य क्या कराते हैं, क्रॉस। अगर हम 2 सिकल सेल वाहक के मध्य क्या कराते हैं, क्रॉस। तो देखिए क्रॉस किस प्रकार से कराया जाएगा, क्रॉस होगा कुछ इस प्रकार से। देखिए अगर सिकल सेल का वाहक कोई व्यक्ति है तो उसके 2 हीमोग्लोबिन में से क्या होगा, 2 हीमोग्लोबिन में से किसी एक हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन एस जो है उपस्थित होगा। तो सेम आपको इधर भी कर लेना है कि अगर सिकल सेल का वाहक कोई व्यक्ति है तो उसके 2 हीमोग्लोबिन में से किसी एक हीमोग्लोबिन पर क्या होगा, अप्रभावी जीन जो है उपस्थित होगा। अब इनका कराना है आपस में क्रॉस, तो इनको आप थोड़ा अलग अलग लिख दीजिए। पहले इस हीमोग्लोबिन को आप अलग लिख दीजिए और ये हीमोग्लोबिन जिस पर की अप्रभावी जीन एस उपस्थित है इसको अलग लिख दीजिए। इसमें भी आप दोनों एलील को अलग अलग कर दीजिए। ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल वाला और ये हीमोग्लोबिन जो है कैसा है, जिसमें कि अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो अगर 2 हीमोग्लोबिन में से किसी एक ही हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका मतलब ये जो है सिकल सेल एनीमिया का वाहक है। ठीक, अब इनके मध्य आप आसानी से क्रॉस जो है वो करा सकते हैं। कैसे आप लोग क्रॉस कराएंगे? तो अगर इस एचबी का क्रॉस आपने कराया इस एचबी के साथ, ठीक, इस एचबी के साथ, तो हमारे पास एक तो पहले ये वाला एचबी आएगा, ये एचबी, और ये एचबी ने क्रॉस किया इस एचबी के साथ, तो मतलब यहां पे दोनों एचबी कैसे आ गए, सामान्य आ गए, समयुग्मजीय और सामान्य आ गए। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अगर हम इस एचबी का क्रॉस इस वाले एचबी के साथ करा देते हैं, किसके साथ, इस वाले एचबी के साथ हम करा देते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, देखिए यहां पे आएगा एचबी में इसमें भी यस जीन उपस्थित है और इसमें भी क्या उपस्थित है, इस वाले एचबी में भी क्या उपस्थित है, इस वाले एचबी में भी यस जीन क्या है, उपस्थित है। ठीक, अब हम इस एचबी का क्रॉस कराएं किसके साथ, इस एचबी का क्रॉस कराएं हम, अब हम कराएं जो है किसके साथ, इसके साथ। ठीक, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब ऐसी कंडीशन में देखिए क्या होगा, ये एचबी हमारा आ जाएगा, ये एचबी आ जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एचबी आएगा कौन सा, वाहक वाला, इसमें जो है अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो ये वाले एचबी तो हमारा कैसा है, सामान्य है, और ये वाले एचबी में क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है।
अब हमने एक का क्रॉस और नहीं कराया, हमने पहले इसका क्रॉस करा दिया किसके साथ, इसके साथ, ठीक। फिर इसका क्रॉस हमने करा दिया इसके साथ। अब इस वाले हीमोग्लोबिन का क्रॉस हमने करा दिया किसके साथ, इस वाले हीमोग्लोबिन का क्रॉस हमने इसके साथ भी करा दिया, ठीक है, और इसके साथ भी करा दिया। लेकिन इसका क्रॉस हमने केवल अभी इस वाले हीमोग्लोबिन के साथ कराया है, यानी इस वाले हीमोग्लोबिन का क्रॉस अभी हमको इसके साथ कराना है। तो आप लोग करा दीजिए, ले आइए ऐसे। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, आप लोगों को थोड़ा सा सीधा कर लेना, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सीधा कर लेना, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था, जिसको आप लोगों को थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक। देखिए पहला हमारा क्या आया, हमने इस हीमोग्लोबिन का क्रॉस कराया इस हीमोग्लोबिन के साथ, तो यहां पे हीमोग्लोबिन दोनों कैसे हो गए, सामान्य आ गए, ठीक। फिर आपको क्या करना है, फिर हमने क्या किया, इसी वाले हीमोग्लोबिन का क्रॉस हमने करा दिया इसके साथ, ठीक। तो ये हीमोग्लोबिन कैसा है, ये हीमोग्लोबिन तो हमारा कैसा है, सामान्य है, और ये वाला जो हीमोग्लोबिन है इसमें अप्रभावी जीन एस उपस्थित है। तो हमने इस हीमोग्लोबिन का क्रॉस इन दोनों के साथ करा दिया। अब इस वाले हीमोग्लोबिन में आ जाइए, इस वाले हीमोग्लोबिन का क्रॉस इसके साथ कराना है। तो यहां पर तो हीमोग्लोबिन कैसा है, ये हीमोग्लोबिन कैसा है, सामान्य है, और ये वाले हीमोग्लोबिन में क्या है, ये वाले हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन एस उपस्थित है। अब इसका क्रॉस आप करा दीजिए इसके साथ। तो ये हीमोग्लोबिन कैसा है, इसमें भी कैसा है, अप्रभावी जीन उपस्थित है, और ये हीमोग्लोबिन भी कैसा है, इसमें भी अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो आपको यहां पे 4 प्रकार से कंडीशन जो है दिखाई दे रही है। 4 प्रकार से कंडीशन क्या दिखाई दे रही है, 4 प्रकार से कंडीशन ये दिखाई दे रही है कि यहां पे जो संतानें प्राप्त हुई है ये समयुग्मजीय अवस्था में है और समयुग्मजीय के साथ साथ अप्रभावी है। कैसी है, समयुग्मजीय के साथ साथ सामान्य है। कैसी है, सामान्य, क्योंकि यहां पे किसी भी हीमोग्लोबिन में आप देख रहे हैं कि किसी भी हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन एस उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये संतान कैसी प्राप्त हुई है, समयुग्मजीय तो प्राप्त हुई है लेकिन सामान्य प्राप्त हुई है। तो पहली संतान तो हमको कौन सी प्राप्त होगी, पहली संतान हमको प्राप्त होगी समयुग्मजीय होगी और सामान्य होगी। कैसी होगी, समयुग्मजीय और सामान्य। ये संतानें जो है हमको प्राप्त होगी समयुग्मजीय और सामान्य, ठीक है। पहली संतान कैसी प्राप्त हो गई, समयुग्मजीय और सामान्य प्राप्त होगी। और ये आप देख सकते हैं बीच में जो दोनों संतानें जो बीच में प्राप्त हुई है, ये दोनों संतानें जो प्राप्त हुई है, इनमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हीमोग्लोबिन 2 है, तो 2 में से किसी एक ही हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसमें भी, और इसमें भी 2 हीमोग्लोबिन में से किसी एक ही हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों क्या है, वाहक हैं। ये दोनों क्या है, विषम युग्मजीय हैं और साथ ही साथ क्या है, वाहक। तो दूसरी संतान कैसी प्राप्त हुई होगी, दूसरी संतान कैसी है, विषम युग्मजीय है और साथ ही साथ क्या है, विषम युग्मजीय के साथ विषम युग्मजीय और वाहक है। कैसी है, विषम युग्मजीय और वाहक, ठीक। और तीसरी प्रकार की जो संतानें प्राप्त हुई है, तो यहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि समयुग्मजीय अवस्था है और समयुग्मजीय के साथ साथ दोनों हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। यानी यहां पे हमको समयुग्मजीय और अप्रभावी जीन प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना, समयुग्मजीय और यहां पे समयुग्मजीय, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर समयुग्मजीय अवस्था में हीमोग्लोबिन में क्या है, समयुग्मजीय अवस्था में यानी कि दोनों हीमोग्लोबिन पर अगर अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका मतलब व्यक्ति कैसा होगा, सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होगा या सिकल सेल एनीमिया वाला व्यक्ति जो है प्राप्त होगा। तो तीसरी कंडीशन है, तीसरी संतान कैसे प्राप्त होगी, समयुग्मजीय और समयुग्मजीय के साथ साथ सिकल सेल युक्त, ठीक है, समयुग्मजीय के साथ क्या प्राप्त होगी, सिकल सेल युक्त, ठीक है। समयुग्मजीय के साथ साथ आपको याद रखना है सिकल सेल युक्त। तो समयुग्मजीय के साथ साथ आपको याद रखना है सिकल सेल युक्त संतानें जो है प्राप्त हुई है, सिकल सेल युक्त संतानें प्राप्त हुई है। तो टोटल यहां पे हमने क्या किया कि जब 2 सिकल सेल वाहक के मध्य क्रॉस कराया, 2 सिकल सेल वाहक के मध्य हमने जब क्रॉस कराया, तो हमको यहाँ पे 4 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई, जिसमें समयुग्मजीय सामान्य प्रकार की संतानें प्राप्त हुई, ठीक है। समयुग्मजीय सामान्य प्रकार की संतानों की संख्या कितनी थी, समयुग्मजीय सामान्य प्रकार की संतानों की संख्या केवल 1 है। और विषम युग्मजीय और वाहक संतानों की संख्या कितनी है, विषम युग्मजीय और वाहक संतानों की संख्या कितनी है, 2। और यहां पे अगर हम देखें कि समयुग्मजीय अवस्था में सिकल सेल एनीमिया युक्त संतानों की संख्या कितनी है, 1। यानी अगर टोटल 100% में अगर हम बात करें, टोटल अगर हम 100% में अगर हम बात करते हैं, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि 100% में से अगर 2 सिकल सेल एनीमिया के अगर 2 सिकल सेल एनीमिया के वाहक हैं और उनके मध्य हमने क्रॉस कराया, तो जो संतानें प्राप्त हुई है
उसमें 25% चांसेस है कि समयुग्मजीय सामान्य संतानें प्राप्त होगी और 25% ही संभावना है कि जो व्यक्ति या संतानें जो प्राप्त होगी वो सिकल सेल रोग से ग्रसित होंगी और 50% संभावना है कि जो संतानें प्राप्त हुई है वो भी क्या होंगी, सिकल सेल एनीमिया की वाहक होंगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये हमने पूरा का पूरा सिकल सेल एनीमिया की वंशागति भी आपको निकाल करके दिखा दी है। ठीक है, तो वंशागति भी आप लोग सिकल सेल एनीमिया की आसानी से निकाल सकते हैं और इसको बताने का रीजन यही था कि आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में कैसे समयुग्मजीय अवस्था आने पर, कैसे हीमोग्लोबिन में समयुग्मजीय अवस्था आने पर सिकल सेल एनीमिया रोग पैदा होता है। तो ये भी आप लोगों ने समझ गया होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब दो एनीमिया वाहक के मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो 3 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई। समयुग्मजीय सामान्य प्रकार की संतानें प्राप्त हुई हमको, ठीक है, विषम युग्मजीय और वाहक प्रकार की संतानें हमको प्राप्त हुई और हमको समयुग्मजीय और सिकल सेल युक्त, ठीक है, यानी कि दोनों पर क्या होगा या जीन उपस्थित होगा। तो हमको तीसरी संतानें समयुग्मजीय और सिकल सेल युक्त जो है संतानें प्राप्त हुई और इनका रेशियो कितना आया, तो 1:2:1 जो है अनुपात हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो हमको 3 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई है उनमें से जो समयुग्मजीय और सिकल सेल एनीमिया वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और आप देखेंगे इस व्यक्ति की क्या है, बहुत ही जल्दी जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, दोनों चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका रेशियो भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुल मिलाकर के आज की इस वीडियो में क्या देखा, हमने सबसे पहले क्या देखा आज की इस वीडियो में, हमने देखा कि रक्त समूह की वंशागति कैसे निर्धारित होती है, इसका मतलब बहुविकल्पिता। तो बहुविकल्पिता में हमने क्या देखा कि मेंडल ने क्या बताया था कि भैया किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए 2 एलील पाए जाते हैं, लेकिन यहां पे हमने रक्त समूह की वंशागति में देखा कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए 2 से अधिक एलील भी पाए जाते हैं। तो जब 2 से अधिक एलील मिलकर के किसी एक लक्षण का निर्धारण कर रहे थे तो उस प्रक्रिया को हमने बहुविकल्पिता या मल्टीपल एलीलिज्म बोल दिया। फिर इसके बाद हमने आपको रक्त समूह की वंशागति कैसे निकालते हैं ये हमने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद फिर हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि बहुप्रभाविता क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, बहुप्रभाविता क्या होती है। तो हमने देखा कि एक ही जीन अगर 2 से अधिक लक्षण का निर्धारण कर रहा है तो इस जीन को हम बहुप्रभावी जीन बोलेंगे तथा इस घटना को हम बहुप्रभाविता बोलते हैं। बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल हमने क्या बताया आपको, हमने सिकल सेल एनीमिया रोग का एग्जाम्पल दिया और यह बताया कि जो अप्रभावी जीन एस होता है ये अगर समयुग्मजीय अवस्था में होता है तो ये एक साथ कई अलग अलग लक्षणों का निर्धारण करता है। ये अगर समयुग्मजीय अवस्था में हो गया, अगर ये अप्रभावी जीन समयुग्मजीय अवस्था में हो गया तो ये ना केवल सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न करता है बल्कि इसके अलावा शरीर में सिर दर्द, पोलियो और इसके अलावा ये सिर दर्द के अलावा क्या उत्पन्न करता है, एक रोग हमने और बताया था आपको, सिर दर्द के अलावा हमने क्या बताया था, कमजोरी उत्पन्न करता है। तो ये एक जीन है लेकिन कई अलग अलग प्रकार के लक्षण का निर्धारण करता है। तो ये है भैया बहुविकल्पिता और बहुप्रभाविता। दोनों टॉपिक काफी इजी हैं, अगर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान किया होगा, पूरा वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा अंत तो डेफिनेट रूप से आपको बहुविकल्पिता और बहुप्रभाविता जो है समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ आप लोग दोस्तों के बीच भी जरूर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।